हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो हमारी टॉपिक है ये है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। बहुत डिटेल से इस टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, टॉपिक जो है उसके बारे में आपको इंटरेस्ट आना ज़रूरी है, तो एक अलग तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी के आंतरिक अगर हम भागों की जानकारी की बात करें तो पृथ्वी के भूगर्भ में तो जाना संभव नहीं कि पृथ्वी के भूगर्भ में जाया जा सके। तो जो इसकी जानकारी है आंतरिक भाग की, दोस्तों जो जानकारी है ना, यह अप्रत्यक्ष स्रोतों पर ही आधारित है। हालांकि इसके कुछ प्रत्यक्ष स्रोत भी हैं जो अनुमान के आधार पर हैं, ठीक है। तो जो भी स्रोत नॉर्मली हैं वो क्या अप्रत्यक्ष स्रोत हैं और उन्हीं पर आधारित है, क्योंकि पृथ्वी की जो संरचना है ना, इसकी आंतरिक स्तर तक पहुंचना बहुत दूर का काम है, बहुत मुश्किल है। और दूर तक अभी इतनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं हो पाई कि दूर तक जाना संभव हो पाए, ठीक है। यानी पृथ्वी के अंदर जाना संभव हो पाए, ठीक है। तो देखिए, एक चीज़ और बता दूं कि जो पृथ्वी का केंद्र है ना, वो केंद्र से दूरी कितनी है, ये 6371 किलोमीटर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अभी तक जो मनुष्यों द्वारा खोदा गया सुरंग है वो खाली 5 से 6 किलोमीटर है। तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। हो सकता है आगे हम 100-200 साल में उसके गहराई में थोड़ा सा और अध्ययन कर पाएँ, लेकिन अभी तक तो उसके पृथ्वी की संरचना के आंतरिक स्तर तक हमारी पहुँच नहीं बन पाई है। लेकिन कुछ चीज़ें और आपको बता दूँ। हालांकि खनिजों को निकालने के लिए मानव ने अनेक गहरे सुरंग खाने खोदे हैं। तो खान तो इंसान खोदते हैं, लेकिन खान की जो गहराई होती है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं होती ना। मैक्सिमम 1000 मीटर, 1200 मीटर, 1500 मीटर, हम करें 2000 मीटर, ठीक है ना, 2500-3000 मीटर तक। और जो मैक्सिमम सुरंग किया गया है ये पता लगाने के लिए, ठीक है, तो वो मैक्सिमम अभी तक 5 से 6 किलोमीटर तक हो पाया, ठीक है। तो फिर जो है इतने सुरंग से हम पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं जुटा सकते हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। फिर पृथ्वी के आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी देने वाले स्रोतों को 3 वर्गों में बांटा गया है। हम पूरे के पूरे इस आंतरिक संरचना को कितने भागों में पढ़ेंगे दोस्तों, तो 3 भागों में पढ़ेंगे। पहला भाग देखिए अप्राकृतिक स्रोत, दूसरा भाग में हम प्राकृतिक स्रोत को देखेंगे, और तीसरे भाग में हम ये पढ़ेंगे कुछ पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के बारे में जो अलग अलग लोगों के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अप्राकृतिक स्रोतों की, ठीक है ना। अप्राकृतिक मतलब इसका निर्माण प्रकृति के द्वारा नहीं हुआ है, यह अप्राकृतिक स्रोत है। जैसे घनत्व के आधार पर हम देखेंगे कि कैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या है अंदर उसके, क्या नहीं है, ठीक है। दबाव के अनुसार देखेंगे और तापमान के अनुसार देखेंगे। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा दोस्तों कि इसे हम याद कैसे रखेंगे, घनत्व, दबाव या तापमान। चलिए आपको एक थोड़ी छोटी सी मैं कहानी बताता हूँ, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, हमें क्या करना है, आप सोचो कि आपको क्या करना है कि आपको पृथ्वी के अंदर के भूगर्भ की जानकारी प्राप्त करनी है, ठीक है। पृथ्वी के भूगर्भ, और हम तो रहते हैं ये सतह पे, हम यहाँ रहते हैं, और यहाँ से हमें कहाँ की जानकारी प्राप्त करनी है, यहाँ की, एकदम सेंटर पॉइंट का। तो हमें अगर यहाँ की जानकारी प्राप्त करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक रास्ता है कि हम यहाँ तक पहुँच जाएँ, हम यहाँ तक क्या हो जाएँ, पहुँच जाएँ। लेकिन क्या पहुँचना संभव है? तो क्यों नहीं संभव है? क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा है, 6371 किलोमीटर दूरी है। धरातल से पृथ्वी के केंद्र की दूरी कितनी है दोस्तों, तो 6371 किलोमीटर। क्या कोई भी इंसान पृथ्वी के गर्भ तक जा सकता है? नहीं, अभी मुमकिन ये नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करें, हम किस प्रकार से अनुमान लगाएं, ठीक है। तो हम अनुमान लगाते हैं डेंसिटी के आधार पर, घनत्व के आधार पर। देखिए, आप खाली देखते चलिए, अभी अपने आप आपको समझ में आएगा क्यों हमने घनत्व ही लिया, ठीक है। हमने घनत्व क्यों लिया, इसके पीछे रीज़न आपको पता चल जाएगा। तो मैं बताऊं दोस्तों कि जो समस्त पृथ्वी है ना, उसका जो औसत घनत्व है, एवरेज डेंसिटी है, वो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है औसत घनत्व पूरे पृथ्वी का, ठीक है। और जो भूपृष्ठ है, जो भूपृष्ठ मतलब जो पृथ्वी के धरातल है, उस पर जो चट्टानें मिलती हैं ना, उसका घनत्व उससे कम है, ठीक है। चट्टानों का घनत्व क्या है, उससे कम है। पूरे पृथ्वी का घनत्व 5.5 है, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि भूगर्भ की चट्टानों का घनत्व उससे बहुत अधिक होगा, ठीक है। होगा कि नहीं, आप ही बताओ। अगर धरातल पे चट्टानें, यहाँ पे जो चट्टानें हैं, इनका जो घनत्व है, ठीक है, इनकी जो डेंसिटी है वो क्या है, कम है, ठीक है। और जो अंदर की चट्टानें हैं उनकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो आप बता दो, अगर यहाँ की डेंसिटी बहुत, अंदर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, अगर किसी भी चीज़ की डेंसिटी अगर बढ़ जाती है
तो उसका भार भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या होता है दोस्तों, डेंसिटी बढ़ने का मतलब होता है कि अणुओं का बहुत पास आ जाना। तो अणुओं का बहुत पास आ जाना यानी वहाँ का उन चट्टानों का भार ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अभी तो हम यही नहीं कह सकते कि पृथ्वी के केंद्र में चट्टान है कि नहीं है, ठीक है। हम तो एक अनुमान लगा रहे हैं कि अंदर की जो चट्टानें, जो ऊपर जो चट्टानें हैं उनका घन तो कम है, जो अंदर की चट्टानें हैं उनका घन ज़्यादा है। तो घन तो ज़्यादा होने की वजह से, जैसे और भी रीजन है बताने का, देखिए जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं ना, वैसे वैसे चट्टानों का घनत्व तो हमें ज़्यादा मिलता जाता है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि पृथ्वी के केंद्र में जो भी चट्टानें होंगी उनका घनत्व तो पक्का है कि अधिक होगा, और घनत्व तो अधिक होगा तो वहाँ का भार भी अधिक होगा। यानी चलिए हम बात करते हैं कि अगर अंदर कोई भी हो, चाहे चट्टान हो या हो सकता है उसके केंद्र में भारी पदार्थ जैसे लोहा या निकल वगैरह हो, ठीक है। तो एक अनुमान लगा कि उसके केंद्र में क्या है दोस्तों, लोहा या निकल है। और एक अनुमान और यहाँ से लग गया कन्फर्म कि जो उसका पृथ्वी का घनत्व है वो ठोस है और भारी है, ठीक है। तो एक बात हो गई, यानी घनत्व के आधार पे आप समझ गए होंगे। इसी तरह हम दबाव के आधार पर चर्चा करेंगे, ठीक है, कि दबाव के आधार पर कैसे पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए दबाव मीन्स क्या हो जाएगा, आप बताओ कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, तो दिन प्रतिदिन इस पर दबाव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं, तो दबाव भी पृथ्वी पर बढ़ रहा होगा। तो देखिए आगे आपको समझाते हैं कि कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग ऊपरी दबाव के कारण दबकर भारी हो गया है। तो देखिए ये दबाव बढ़ता ही जा रहा है, और जैसे जैसे दबाव बढ़ रहा है तो पृथ्वी की अंदर जो घनत्व है, जो दबाव है, वो वहाँ अंदर भी दबाव बढ़ता जाएगा। तो दबाव के कारण क्या हो जाएगा, इसका जो कोर है वो भारी हो गया है, ठीक है, और उसी भारी के कारण फिर घनत्व भी बढ़ गया। तो ओवरऑल देखिए दबाव भी ले जाके इनडायरेक्टली कहाँ टच हो रहा है, घनत्व पे, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो दबाव बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा, और घनत्व बढ़ेगा तो फिर भार बढ़ जाएगा। यानी अंदर का जो ठोस है वो पदार्थ क्या है, कोई ठोस है, चाहे लोहा हो चाहे निकल से बना हो, ठीक है, इस तरह का पदार्थ होगा। किंतु आधुनिक प्रयोगों के आधार पर यह बात प्रमाणित की जा चुकी है कि प्रत्येक चट्टान में एक ऐसी सीमा होती है जिसके आगे उसका घनत्व नहीं बढ़ाया जा सकता। देखिए ये अभी नई खोज है, तो आपको नए नए खोजों से परिचित रहना पड़ेगा, ठीक है। क्या खोज हुई दोस्तों कि अभी हमने पीछे बात किया कि मान लीजिए ऊपर की जो चट्टानें हैं उनका घनत्व तो क्या है, कम है, और अंदर की जैसे जैसे अंदर जाते हैं अंदर की चट्टानों का घनत्व हमें अधिक मिलता जाता है। इस आधार पे हमने यह पुष्टि कर लिया कि अंदर जो भी पदार्थ होगा उसका क्या होगा, घनत्व तो बहुत ज़्यादा होगा। तो घनत्व ज़्यादा होने की वजह से फिर भार भी अधिक होगा। लेकिन जो प्रयोग हुआ वो कहता है कि चट्टानों का घनत्व तो एक सीमा तक ही बढ़ाया जा सकता है, उसके बाद इसको घनत्व को बढ़ाया नहीं जा सकता है, चाहे दबाव कितना ही क्यों न हो जाए, दबाव कितना भी ज़्यादा ना हो जाए, चाहे जितना भी बढ़ जाए, लेकिन घनत्व तो उसका उस सीमा से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ये अभी आधुनिक खोज है। तो अगर ऐसी खोज हो गई है तो ये तो सीधा सीधा ये बता रहा है कि ऊपर की जो चट्टानें हैं उसका घनत्व तो कम होगा, तो ये कंफर्म नहीं है कि अंदर का भी घनत्व तो क्या होगा, ज़्यादा होगा उससे, ठीक है, और अंदर का ज़्यादा ही होगा, ठीक है, ऐसा कहा नहीं। ये खोज होने के बाद से समझ लीजिए क्रांति जैसा रूप आ गया, ठीक है। और देखिए एक चीज़ें और हैं यहाँ पे, अगर हम तापमान को लेके चलते हैं, अपनी बातें करते हैं, तो भूपृष्ठ से भूगर्भ की ओर जाने पर सामान्यतः तापमान जो है बढ़ता है। आपको पता होगा कि आप ज़मीन के अंदर जब जाएंगे एक से लिमिट से बाद ऊपर, तो फिर वहाँ तापमान बढ़ेगा। हर 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस की तापमान में वृद्धि होती है, ठीक है। इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि अंदर जो पृथ्वी का गर्भ है वहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण चट्टानें वहाँ पे पूर्णतया पिघल जाएंगी, यानी मैग्मा के रूप में हो जाएंगी। पिघलने के कारण इनका आयतन बढ़ेगा कि कोई भी चीज़ पिघलेगा तो उसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। और जगह न होने के कारण देखिए अब आयतन बढ़ेगा तो पृथ्वी का कोर बड़ा तो होने जाएगा, पृथ्वी फूल के रोटी की तरफ बड़ी तो हो नहीं जाएगी, ठीक है, पृथ्वी तो उसी आकार में रहेगी। तो आयतन बढ़ेगा लेकिन जगह नहीं होने के कारण वह जो अंदर है पृथ्वी का कोर वह कैसा हो जाएगा, ठोस। यानी सभी अप्राकृतिक स्रोतों के आधार पर, चाहे दबाव के आधार पर, चाहे तापमान के आधार पर, और चाहे घनत्व के आधार पर, एक ही निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी का जो कोर है वो क्या है, ठोस है। वो क्या है, ठोस है, ठीक है। आगे आइए बातें करते हैं। अब हम थोड़े से पहले विद्वानों के सिद्धांतों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कि प्राकृतिक स्रोत क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए विभिन्न विद्वानों द्वारा जो दिए गए सिद्धांत है उसमें 2 सिद्धांत जो आपको पढ़ना है, फेमस है, ठीक है। पहला है ग्रहाणु परिकल्पना का सिद्धांत, दूसरा है ज्वारीय या वायव्य परिकल्पना का सिद्धांत, ठीक है। ये तो देखिए ग्रहाणु में आपको नाम रखना है, याद खाली रखना है। देखिए जो चैम्बरलिन एक थे, ठीक है, और एक माल्टन है, ये दोनों लोग कहते हैं कि जो पृथ्वी का कोर है वो कैसा है, वो
क्रोड जो है वो कैसा ठोस है, ठीक है। लेकिन ज्वारीय और वायव्य परिकल्पना के आधार पर कहा जाता है कि उसका जो कोर है वो क्या है, तरल है, ठीक है। और ये जो तरल के बारे में बात करते हैं, देखिए जेम्स जीन्स जेफ्रीज, यानी जे वाले लोग क्या बात करते हैं, जेम्स जीन्स जेफ्रीज, ये तीनों लोग बात करते हैं तरल की। और वायव्य परिकल्पना दोस्तों लाप्लासा है, तो ये कहते हैं कि जो पृथ्वी का कोर है वो क्या है, गैस से बना हुआ है। तो ये कुछ विद्वानों की यहाँ नाम कभी कभी आप एग्जाम में यहाँ से पूछ देता है, ठीक है। तो आप नाम याद रखिए, ठोस के लिए चैम्बरलिन माल्टन, ठीक है, जेम्स जीन्स जेफ्रीज, ये आपके ज्वारी के लिए। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि जो जैसे ज्वारी है, जैसे जेम्स, जैसे जीन्स, जैसे जेफ्रीज, ये तो आपको तुरंत याद हो गया होगा, ठीक है ना। तो और इधर बचा हमारा चैम्बरलिन और माल्टन, ठीक है। तो इसके लाप्लासा, ये हमारा गैस की बात करता है, ठीक है। तो लाप्लासा को गैस कर दीजिए, लप कुछ कर बना लीजिए, ठीक है, ट्रिक वगैरह, ठीक है। लाप्लासा गैस हो गया, बाकी जो बचते हैं वो ठोस के लिए हैं, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अब इन्हीं विद्वानों के आधार पर कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं, ठीक है। जैसे ऊपरी परत को, पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत है दोस्तों, इसको सियाल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, सियाल बोला जाता है। तो देखिए स्थल भाग के जो अवसादी चट्टान है ना, उस देखिए यहाँ से फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, ये मार्कर चेंज कर रहा था। स्थल भाग के अवसादी चट्टानों के ठीक नीचे एक चट्टानी परत है, ठीक है, जो ग्रेनाइट से मिलती जुलती है। और महाद्वीपों का निर्माण भी इन्हीं चरणों के द्वारा, इन्हीं परतों या इन्हीं चरणों के द्वारा हुआ है। इस परत का नाम ठीक है, स्वेस ने क्या रखा है, सियाल रखा है। एक भूगर्भ वैज्ञानिक है ये, और इन्होंने उस परत का नाम क्या रखा है दोस्तों, सियाल रखा है। फिर से आपको मैं थोड़ा सा परिभाषा से हट के बताता हूँ। देखिए याद करने का तरीका होता है, जो स्थल भाग है ना, जो ऊपरी परत है जिस पे हम लोग रहते हैं, ठीक है, जो स्थल भाग है कि जो अवसादी चट्टान है, जहाँ जहाँ अवसादी चट्टान है उसके ठीक नीचे एक परत है। हम कह रहे हैं अवसादी चट्टान छोड़िए, धरातल के नीचे एक परत होती है जो ग्रेनाइट से मिलती जुलती है। और इन्हीं परतों को क्या बोला जाता है, स्विस ने क्या बोला है, सियाल बोला है, ठीक है। आगे देखिए, सियाल बोला है और ये सियाल बना है दो चीज़ों से मिलकर, एक यसाई और एक एल। तो यसाई को बोलते हैं सिलिका, ठीक है, यसाई क्या बोलते हैं, सिलिका, और एल से हो जाता है क्या, एल्युमिनियम, ठीक है। और अगर हम ये पृथ्वी मान ले पूरा, तो जो सबसे ऊपर का हिस्सा है यही देखिए क्रस्ट है, और जो क्रस्ट है यही होता है सियाल, यही क्या होता है, सियाल। देख पा रहे होंगे आप, ये सियाल, ठीक है ना, ये सियाल वाला परत है, ऊपर क्रस्ट है, और यहाँ से ये पूरा मोटा वाला पृष्ठ क्या हो गया, ये पूरा का पूरा देखिए है सियाल, ठीक है। यहाँ से इसके ठीक नीचे हम यहाँ रहते हैं, इसके ठीक नीचे जो परत हो गया है पूरा का पूरा, ये सियाल से है, ठीक है, ये सियाल हो गया। और इसका अगर घनत्व की बात करते हैं तो इसका घनत्व है 2.75 से 2.90, और पूरे पृथ्वी का घनत्व हमने क्या बताया था अभी आपको, 5.5, ठीक है ना, ये पूरी पृथ्वी का घनत्व था। और यहाँ सियाल का घनत्व कितना है, 2.75 से 2.90, ठीक है, ये है। अगर हम अंदर जाएंगे पृथ्वी के और थोड़ा सा आंतरिक भाग में जाएंगे तो वहाँ पे हमें मिलता है सीमा, ठीक है ना। तो सियाल के ठीक नीचे की परत जो घनत्व में अधिक, तो हमने बताया कि घनत्व तो बढ़ ही रहा है, ठीक है, डेंसिटी अभी हमने पीछे पढ़ा कि बढ़ेगा, ठीक है ना। तो घनत्व अधिक होने के कारण जो देखिए यहाँ जो ऊपर वाला, इसमें जो सियाल में जो चट्टान थी दोस्तों, ये ग्रेनाइट थी। ये क्या थी दोस्तों, ग्रेनाइट थी, अभी मैंने पीछे आपको बताया ग्रेनाइट थी। और जो सीमा में जो चट्टान है वो बेसाल्ट है और गैब्रो है। तो बेसाल्ट वाली चट्टान हमको मिल जाएगी महाद्वीपों के नीचे, महासागरों के नीचे, और ग्रेनाइट वाली चट्टान मिल जाएगी हमें महाद्वीपों के नीचे, क्योंकि महाद्वीप ठोस हैं, तो ठोस के नीचे जो चट्टान होगी वो ज़्यादा मजबूत होगी, तो वो ग्रेनाइट होगी। और महासागरों के नीचे जो चट्टानें मिलेंगी वो क्या मिलेंगी हमें, ये बेसाल्ट मिलेंगे और गैब्रो मिलेंगी, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ डेंसिटी बढ़ेगी थोड़ी सी, ठीक है, और ये 2.90 से बढ़ के हो जाती है 4.75, ठीक है। और जो सीमा हमने बात किया, तो सीमा दो चीज़ों से मिलकर बनेगा, सिलिका और मैग्नीशियम से, ठीक है। तो एसआई और एमए बोलते हैं, इसलिए मिला के हम इसको सीमा बोल देते हैं, ठीक है, यहाँ देखें, ठीक है। और अगर गहराई की बात करते हैं तो ये जो सीमा है यह पृथ्वी के अंदर 1000 से 2000 किलोमीटर तक की मोटाई इसकी होती, गहराई, ठीक है ना, मोटाई। और इसी परत से ज्वालामुखी विस्फोट भी होता है और इसी से लावा बाहर आता है, मतलब जो मैग्मा वगैरह पिघला होता है वो सब सीमा में रहते हैं, ठीक है, और वहीं से बाहर आते हैं, ठीक है। जो तीसरी परत है दोस्तों उसको नीफे बोलते हैं, ठीक है। यह पृथ्वी का केंद्रीय भाग होता है, कोर होता है, और यह दो चीज़ों से मिलकर बना है, निकिल और फेरस से। फेरस दोस्तों लोहा को बोला जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिलिका को बालू से ले सकते हैं, इसका संबंध ले सकते हैं, ठीक है ना, बालू सिलिका बालू, ठीक है। और यहाँ निकल फेरस, ठीक है।
यहाँ पर केंद्रीय घनत्व क्या हो जाएगा, और भाग में घनत्व और बढ़ जाएगा और ये 4.75 से 12 तक चला जाता है, ठीक है ना। तो देखिए 12 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, इतना ज़्यादा हो गया घनत्व। अब पूरी पृथ्वी का मात्र 5.5, तो पृथ्वी के घनत्व से भी ज़्यादा घनत्व कहाँ का है, पृथ्वी के कोर का है। और अगर हम व्यास की बात करते हैं यहाँ, तो इसके व्यास हो जाता है 6880 किलोमीटर, ठीक है ना। तो देखिए कितने बड़े भागों में फैला हुआ है, ठीक है। आगे देखिए नवीन मत इस पे कुछ आए हुए हैं, ठीक है। उन नवीन मतों के आधार पर क्या कहना है, तो जो नवीन मत हैं वो कहते हैं कुछ चीज़ों को लेकर चलते हैं, जैसे भूकंपी जो लहरें होती हैं, जो भूकंप आते हैं, ये तो कन्फर्म है कि पृथ्वी के अंदर से कुछ ही चीज़ होते हैं, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, यही वो चीज़ें हैं जो पृथ्वी की गहराई के बारे में हमें जानने के लिए उत्सुकता पैदा करते हैं, ठीक है। तो जो भूकंपीय लहरें हैं उनकी गति के भिन्नता के आधार पर इसको 3 भागों में बांटते हैं। किसके आधार पर दोस्तों, तो गति के भिन्नता के आधार पर। हम कहते हैं जो सबसे ऊपर वाली पट्टी है वो क्या है, क्रस्ट है या भूपर पट्टी है। तो हमने बताया जो हम जिस स्थलखंड पे हम रहते हैं इस साइड में, यही क्रस्ट है ना, ठीक है। और उसी क्रस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये बात कर रहा है क्रस्ट या भूपर पट्टी की, और इसकी मोटाई जो दोस्तों ये 33 किलोमीटर मोटा है। हर जगह की अलग अलग है, ठीक है ना। 15 किलोमीटर से 33 किलोमीटर तक का मोटाई इसकी मिलेगी। महाद्वीपों की अगर बात करेंगे तो कहीं कहीं 40 किलोमीटर तक की मोटाई मिल जाती है। और अगर महासागरों की बात करेंगे तो इसकी मोटाई कम हो जाती है और ये 5 से 10 किलोमीटर रह जाती है। अभी हमने पीछे आपको बताया कि जो महाद्वीप होंगे उनके नीचे जो चट्टानें पाई जाती हैं वो ग्रेनाइट पाई जाती हैं, और महासागरों के नीचे जो चट्टानें पाई जाती हैं वो बेसाल्ट पाई जाती हैं। इस महाद्वीपों के नीचे जो ग्रेनाइट के नीचे जो परत होती है वो सबसे पहली परत कौन सी होती है, सियाल होती है। और निचली परत को क्या बोलते हैं, बेसाल्ट या सीमा बोलते हैं, ठीक है। दोनों इसी के नीचे और यहाँ नहीं, ठीक है। आगे देखिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं डिटेल में, थोड़ा सा और है, बस 5 मिनट का टॉपिक और बचा हुआ है। देखिए फिर क्या होता है कि जो महाद्वीपीय परत होती है, महाद्वीपीय परत के ऊपर वाली परत को हमने बताया कि ग्रेनाइट, और उसका याद रखिएगा बेसाल्ट। ये 2 चीज़ें आप याद रखिएगा। और महाद्वीपों के अगर ऊपरी परत की, महाद्वीपों का ऐसा नहीं कि महाद्वीपों के नीचे बेसाल्ट नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊपरी परत पे ग्रेनाइट और निचले परत पे बेसाल्ट, ठीक है। तो अब मैं एक फिगर आपको बना दूँ, मान लीजिए कि ये ग्रेनाइट परत है, ठीक है, और यहाँ थोड़ा सा गैप करके बेसाल्ट परत है, ठीक है। तो ये स्थलखंड है और समुद्र इस तरह से होता है, देखिए इस तरह से होता है। तो समुद्री परत में ये ऊपर वाली परत पहुँचेगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर पानी रहता है। तो ग्रेनाइट वाली परत जो है गायब हो गई। बची कौन सी परत, इसका टचिंग पॉइंट कहाँ पे, इससे है, तो इसके नीचे वाली परत क्या हो जाएगी, बेसाल्ट परत बची हुई है। तो ये सिंपल सा फंडा था, ठीक है। आइए अब कुछ असंबद्धता के बारे में जान लेते हैं। ये असंबद्धता क्या होती है, देखिए जब कोई 2 लेयर जो आपस में मिलते जुलते अलग अलग, जहाँ से चीज़ें अलग हो जाती हैं तो वहाँ पे असंबद्धता हो जाती है, ठीक है। जैसे हम अपने सिंपल सी बात कर लें, जैसे 2 कास्ट के लोग हैं, ठीक है, तो दोनों लोगों में कुछ ना कुछ अंतर होगा, ठीक है, किसी न किसी चीज़ को लेकर, तो वही उनकी असंबद्धता होती है। तो यहाँ पे जो परतें होती हैं, परतों के बीच में असंबद्धता है, और इसको हम डिटेल में अभी कवर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो कोनराड सभ्यता है ये ऊपरी और निचली परत के बीच में है, इसलिए मैंने इसको यहाँ बना दिया, ठीक है। तो किसके बीच में, ये ग्रेनाइट और बेसाल्ट, जहाँ से, अच्छा आप ही सोचिए कि महाद्वीपों के परत के नीचे कोई ना कोई ऐसा स्थान होगा जहाँ तक ग्रेनाइट पाया जाएगा, और फिर थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो बेसाल्ट। सोचिए आप, फील करिए, तो अभी ग्रेनाइट मिल रहा था, अभी बेसाल्ट मिलने लगा, ठीक है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, मतलब बीच में कोई ना कोई पट्टी है एक, ठीक है। उसी पट्टी को नाम रखा गया कोनराड पट्टी। तो कैसे याद करोगे, तो आप याद कर लीजिए कि इन दोनों के बीच में एक राड डाल दिया गया। क्या डाल दिया गया दोस्तों, राड डाल दिया गया, ठीक है ना। क्या डाल दिया, राड, कोनराड, ठीक है ना, एक राड डाल दिया ताकि दोनों के दोनों अलग हो जाएं, ग्रेनाइट और बेसाल्ट अलग अलग हो जाएं, इसलिए हमने क्या किया, राड डाल दिया। तो यही हो गया कोनराड असंबद्धता, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा भी क्रस्ट या भूपट्टी के बारे में। अगला है दोस्तों मेंटल, ठीक है ना। तो जो बीच वाला पढ़ते थे, अच्छा देखिए जो ये क्रस्ट वाला पार्ट था वो मैच करता है सियाल से। वो किससे मैच करता है दोस्तों, तो सियाल से मैच करता है, ठीक है, वो सियाल से मैच करता है। और जो बीच वाला पार्ट है, मेंटल वाला पार्ट है, ये सीमा से मैच करेगा। जो कोर वाला पार्ट है वो नीफे से मैच करेगा, ठीक है। तो ये सारे नवीन मत के अनुसार हैं। तो फिर देखिए ये मेंटल है ना, तो भूपटल और मेंटल के बीच में, जहाँ से मेंटल शुरू हुआ उस मेंटल के बीच से भी मोहो असंबद्धता पाई जाती है। तो देखिए हमने सबसे पहले ऊपर क्या पढ़ा, सबसे ऊपर हमारा भूपर्पटी या क्रस्ट हो गया, उसमें हमने 2 पार्ट बांट लिया, ऊपरी परत निचली परत, ठीक है। ऊपरी परत में ग्रेनाइट, निचली परत में बेसाल्ट, दोनों के बीच में राड डाल दिया, कोनराड सभ्यता, ठीक है। अब ये बेसाल्ट परत अभी चली रही थी कि नीचे कौन सी परत चालू हो गई, मेंटल, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा भूपर्पटी मतलब भूपटल यानी क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो अलगाव होता है वो मोहो सभ्यता होती है। तो कैसे आप याद करेंगे, देखिए म से मेंटल और म से
मोहो, मोहो मेंटल, ठीक है ना, मोहो मेंटल, ठीक है। तो म से मोहो, म से मेंटल, तो ये दोनों क्या करते हैं, भूपरपट्टी और मेंटल के बीच में जो पट्टी जो दोनों को अलग करती है वही क्या कहलाती है, मोहो असभ्यता कहलाती है। और मेंटल के अगर विस्तार की बात करेंगे दोस्तों तो ये 2900 किलोमीटर तक इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है। आइए, मेंटल भी इसी तरह ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल में बटा है। जिस तरह वो ऊपरी परत निचला परत में बचाता है उसी तरह मेंटल भी ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल में बटा हुआ है। तो जो ऊपरा मेंटल है उसको और इसके निचले मेंटल के बीच में जो असभ्यता पाई जाती है वो रीपेटी है। वहाँ पे क्या था, कॉनराड, दोनों के बीच में राड डाल दिया, यहाँ राड खत्म हो गया तो पेटी डाल दिया, ठीक है ना। राड खत्म हो गया तो क्या डाल दिया दोस्तों, तो पेटी डाल दिया, ठीक है ना। तो मोहो पेटी, मोहो असंबद्धता, और उसमें जो दो पार्ट होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, मेंटल वाले में रीपेटी, ठीक है ना। तो वहाँ पे राड डाला था, यहाँ पे पेटी डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद कर लीजिए ताकि आपके दिमाग में बना रहे। तीसरा है दोस्तों कोर, ठीक है। तो कोर की जो मोटाई है 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक है, ठीक है। और ये भी दो पार्ट में बटेगा, एक बाह्य कोर और एक आंतरिक कोर, तो सभी दो पार्ट में बटे हुए हैं। और यहाँ पे जो है तो लेहमैन, ठीक है ना। तो लेहमैन नहीं, हम बात कर रहे हैं कोर की, और हमको पता है कोर में लोहा होता है, ठोस पदार्थ है, भारी पदार्थ है, ठीक है। तो लोहा होता है तो लोहमैन, तो लेहमैन, लोहामैन, ठीक है। तो ऐसे करके आप बना लो। तो जो तीनों बीच में गया, एक में कॉनराड, एक में रीपेटी, एक में लेहमैन। कॉनराड, रीपेटी, लेहमैन, मेरे साथ बोला करिए। जब आप कठिन चीज़ों को बार बार बोलेंगे, दोहराएंगे ना, तो आपको चीज़ें याद होंगी, ठीक है। आइए और डिटेल में आपको थोड़ा सा एक बार यहाँ पे इसके हिसाब से बता देते हैं। देखिए, सबसे ऊपर हम यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। ये क्रस्ट वाला पोर्शन है, यहाँ पे हमने बिल्डिंग बना दिया, ठीक है। चलिए, ये क्रस्ट वाला पोर्शन है, ठीक है। जैसे हम क्रस्ट वाले से इस ऊपरी क्रस्ट के नीचे, तो ये क्रस्ट है और इसके नीचे जस्ट कौन सा चीज़ पाया जाएगा, तो सबसे पहले पाया जाएगा दोस्तों क्या, ग्रेनाइट पाया जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपरी क्रस्ट हो गया, बोल सकता हूँ, यहाँ ग्रेनाइट मिल जाएगा हमको। फिर एक असंबद्धता है वाइट वाली, और इसको बोला जाएगा राड डालना, ठीक है। तो ये कॉनराड असंबद्धता होगी, ठीक है। फिर निचली परत में हमको क्या मिल जाता है, हमको मिल जाता है क्या, बेसाल्ट मिल जाता है, ठीक है। आप याद क्या करिए, बार बार दिमाग पे जोर डालिए, याद करिए, ठीक है। तो बेसाल्ट मिल जाता है निचले परत पे। फिर यहीं एक असंबद्धता मिलती है जो अलग करती है किसको, भूपरपट्टी को और मेंटल को। तो वो असभ्यता कौन सी है, तो मोहो, ठीक है ना। तो मोहो असभ्यता। फिर यहाँ से मेंटल आ गया, मेंटल भी दो पार्ट में बट गया, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, ठीक है ना। तो ऊपरी मेंटल इधर है और निचला मेंटल इधर है। तो ऊपरी मेंटल में और निचला मेंटल दोनों के बीच में हमने क्या डाल दिया, लोहा खत्म हो गया तो पेटी डाल दिया, ठीक है ना। तो पेटी डाल दिया तो रीपेटी हो गया, ठीक है। यहाँ मोहो असभ्यता है, रिपेटी। फिर आ गए हम नीचे कोर में, ठीक है। तो कोर भी दो हो गया, एक बाह्य कोर और एक आंतरिक कोर, और इसके बीच में हमने कौन सा डाल दिया, तो लेहमैन असभ्यता डाल दिया। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे याद कर लीजिए आप, तो लेहमैन तो देखिए इन दोनों के बीच में था ना, लेकिन जिस तरह से मोहो जो है वो भूपरपट्टी और मेंटल के बीच में है, भूपरपट्टी और मेंटल के बीच में मोहो, उसी तरह मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग है, ठीक है। मेंटल और कोर के बीच में दोस्तों क्या है, गुटेनबर्ग है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि आपको याद हो गया होगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप मेरा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का वीडियो देखिए, क्योंकि जब वहाँ से भूगोल की शुरुआत होती है दोस्तों, ठीक है। जब आप उस वीडियो को देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आखिर महाद्वीप कैसे बनते हैं, क्या सोच होती है, ठीक है। उसके बाद आप पढ़िए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को, बहुत आपको नाम से बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन आप मेरा उस वीडियो को देखिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। प्लेट टेक्टोनिक, उस टेक्टोनिक थ्योरी में आप ये सीखेंगे कि सच में ये महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण कैसे हुआ, पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। फिर आप पर्वत वाला वीडियो देखिए, कितने टाइप के पर्वत होते हैं, पर्वत बनते कैसे हैं, ठीक है। ब्लॉक पर्वत, हार्ज पर्वत, ठीक है। और अवसादी चट्टानें, जितनी प्रकार के पर्वत होते हैं, ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब देखिए, ठीक है। उसके बाद आप नदियों के बारे में पढ़िए। जब आप इतना पढ़ लीजिए तब आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जाइए, ठीक है। तो सब कुछ जब आप एक सीरियल से पढ़ेंगे ना तो आपको चीज़ें अच्छी और बेहतर समझ में आएंगी और विषय पे आपको पकड़ रहेगा। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए पहले हमारे चैनल को, ताकि आप नए नए वीडियो से जुड़े रहिए। और अगर आप कुछ वीडियो में सुधार चाहते हैं दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। मैं चाहूँगा कि मैं और अच्छा वीडियो बनाऊँ, ठीक है, और अच्छा आपको समझा पाऊँ, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपना कीमती समय दिया। थैंक यू।